श्री गुरु श्री गणेशाय नमः। 18 वास्तु विद्या गुरुवर को प्रणाम। मैं अश्वनी त्यागी एक वास्तु विद्या एक्सपर्ट इन सिविल इंजीनियर हूँ। 32 ईयर से इस सब्जेक्ट पर विषय पर कर रहा हूँ। आज का मेरा विषय है कि जन सामान्य को ये बताना कि वास्तु विद्या ग्रंथों में किन नियमों की पालना की गई है और जिसके आधार को आज भी हम यूज करें तो उसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं। तो बेसिक 3 नियमों की पालना वास्तु विद्या ग्रंथों में की गई है, जैसे वास्तु कला, वास्तु शिल्प कला, वास्तु चित्रण कला और फोर्थ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आता है जिसे पुरोहित कर्म कहते हैं, जिसके अंदर ज्योतिष है, गणित है, तंत्र मंत्र है, पूजा आदि होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है वास्तुकला। वास्तुकला के भी 5 बेसिक बिंदु होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है दिक् सामुख्य, उसकी दिशा का ज्ञान करना। सेकंड है ओरिएंटेशन करना। थर्ड है उसके वास्तुपद विन्यास की परिकल्पना करना। साथ में वास्तुपद पदों के आधार पर ही साइट प्लान को बनाना, कंस्ट्रक्शन को करना। इसके बाद जो बिंदु आता है उसको कहते हैं आयादी षड्वर्ग। आयादी षड्वर्ग के तहत हम तय कर पाते हैं कि वास्तु ये हमारे लिए फलीभूत होगा नहीं होगा, और उस कैलकुलेशन से पता लग जाता है कि ये हमारे लिए फ्यूचर में किस प्रकार की बिल्डिंग, घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, मंदिर आदि रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजरमेंट कैलकुलेशन, वास्तु मान लक्षण। वास्तु कैलकुलेशन मेजरमेंट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री होती है उसकी कैलकुलेशन से ही तय हो जाता है कि मकान आने वाले समय में शुभ रहेगा नहीं रहेगा, और ये फ्यूचर में उसका मकान हमेशा उसके पीढ़ियों तक बना रह जाए और अच्छी हालत में बना रहे। इसका बहुत बार मैंने प्रैक्टिकल भी किया जो सफल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है वास्तु षड छंद आदि। इसमें तय होता है कि जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं वो अस्पताल है, घर है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, पुस्तकालय है, औषधालय है, विश्राम स्थल है, तो उसकी ओरिएंटेशन से, उसके प्लान से, उसके एलिवेशन से ही पता लग जाता है। जो मॉडर्न टाइम में इतनी ज्यादा एलिमेंट्स और मटेरियल का यूज होता है तो बहुत बार पता नहीं लगता, परंतु वास्तुविद्या ग्रंथों में इसको भी परिभाषित किया गया है, जिसके आधार पर तय हो जाता है कि बिल्डिंग ये किस टाइप की है। तो इन सब नियमों की पालना करते हैं तो आपको अच्छा कंस्ट्रक्शन करने को मिलता है। इसके बाद आता है शिल्पकला, जिसको मूर्ति कला कहते हैं, जो मंदिरों में अत्यधिक उपयोग में आती है। इसके बाद में आता है चित्रण कला, जिसको चित्राभास के रूप में कहा जाता है। चित्र उसे कहते हैं जो कंप्लीट एक मूर्ति होती है जो मंदिरों में लगती है, उसको चित्र कहते हैं। चित्रार्थ उसको कहते हैं जो फेस दिखाए या कमर तक, कटी पर्यंत तक ही दिखाई दे। चित्राभास उसको कहते हैं कि जो अपने आप में पेंटिंग होती है, जो आज के जमाने में हम जगह जगह लगाते हुए देखते भी हैं, घरों में, मकानों में।